डीमार्ट एक ऐसी जगह जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए वरदान की तरह है। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे तीन कारण है। सबसे पहला कारण, डीमार्ट से शॉपिंग करने के बाद में कभी भी उनको ठगा ठगा महसूस नहीं होता। मतलब दोस्तों उनको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। इसके अलावा दूसरा कारण, जब भी वो डीमार्ट से शॉपिंग करते हैं और बिल पे करते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट पाया होता है और बहुत सारे पैसे सेव किए होते हैं। तीसरा कारण, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ना तो वो कभी खरीदने की सोच सकते हैं और ना ही वो खरीद सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें वो डीमार्ट की मदद से खरीद पाते हैं क्योंकि दोस्तों वही चीजें डीमार्ट के अंदर बाय वन गेट वन मिलती है या फिर बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट के साथ मिलती है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि आम आदमी के लिए ये एक वरदान की तरह है। इसके अलावा दोस्तों जब भी हम सुपरमार्केट्स की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहले डीमार्ट का नाम ही क्यों आता है। और दोस्तों इसने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज अपनाई जिसकी वजह से इन्होंने बड़े बड़े रिटेल जायंट्स को हिलाकर रख दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, डीमार्ट के आने से पहले मार्केट के अंदर बिग बाजार रूल करता था, लेकिन जैसे ही डीमार्ट मार्केट के अंदर आया तो उसके बाद में बिग बाजार के जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे के सारे डीमार्ट की तरफ चले गए। तो दोस्तों इन्होंने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज अपनाई जानेंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों आज से 5 साल पहले जब कंपनी का आईपीओ आया था, मतलब डीमार्ट का आईपीओ आया था, तो उस टाइम इसकी वैल्यूएशन थी 1870 करोड़। लेकिन दोस्तों पिछले 5 साल में इसने ऐसा क्या किया कि ये 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि डीमार्ट ने जो भी स्ट्रेटजीज अपनाई क्या उनकी खुद की थी? आंसर इज नो। मैं आपको बताना चाहूंगा वो सारी की सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज उन्होंने बाहर की एक कंपनी से कॉपी की और यहां पे इंप्लीमेंट किया और जबरदस्त पैसे कमाए। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सी कंपनी है तो वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे डीमार्ट दूसरे सुपरमार्केट्स को खत्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, डीमार्ट की शुरुआत आज से लगभग 20 साल पहले 2002 में हुई थी और इसकी शुरुआत की थी राधाकृष्ण दामानी जी ने। मैं आपको बता दूं ये एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुए थे और इनके जो पिताजी थे वो एज ए स्टॉक ब्रोकर काम किया करते थे। तो इन्होंने अपने पिताजी से स्टॉक ब्रोकिंग का काम सीखा और उसके बाद में ये भी एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने लग गए। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए और उन कंपनी से इनको जबरदस्त रिटर्न भी मिला, इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन दोस्तों अब तक दामानी जी ने क्या किया था, इन्होंने अलग अलग बिजनेस को स्टडी करके उनके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन खुद ने कभी भी कोई बिजनेस नहीं किया था। तो ये खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो इन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके के बिजनेस के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और उसके बाद में फाइनली 1999 में इन्होंने अपना बाजार की एक फ्रेंचाइजी ली और उसको रन करना शुरू किया। तो दोस्तों जैसे जैसे उस पर काम करने लगे तो इनको रियलाइज हुआ कि अपना बाजार का जो बिजनेस मॉडल है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो ये उससे खुश नहीं थे। तो उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि ये खुद की सुपरमार्केट की चेन ओपन करेंगे। लेकिन दोस्तों खुद की सुपरमार्केट की चेन ओपन करने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत पड़ती है, आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी चीजें कहां से आएगी? तो दोस्तों इन्होंने सोचा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंपनी सक्सेसफुल सुपरमार्केट की चेन चला रही है उनसे सीखना चाहिए और उस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। तो दोस्तों उससे सीखने के लिए ये 2001 के अंदर यूएस में चले गए और उसके बाद में वॉलमार्ट के स्टोर्स के अंदर जो भी स्टाफ होते थे, जो डिपार्टमेंट के हेड होते थे, उनसे बात किया करते थे, सारी चीजों को सीखा करते थे कि पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है, सारी चीजें किस तरीके से होती है। इन्होंने सारी चीजों को डीपली ऑब्जर्व किया और उसके बाद में फाइनली 2002 में ये इंडिया आ गए और यहां पे आके इन्होंने डीमार्ट की शुरुआत की। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डीमार्ट के अंदर जो भी बिजनेस स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है वो सारी की सारी वॉलमार्ट से कॉपी है। लेकिन दोस्तों डीमार्ट कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज अपनाता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों डीमार्ट की शुरुआत करने से पहले राधाकृष्ण दामानी जी ने अपने बिजनेस के लिए एक सिंपल सा मंत्र रखा था, बल्क में खरीदो, डिस्काउंट पे बेचो। और इसी मंत्र की वजह से वो आज के टाइम में सुपरमार्केट इंडस्ट्री के किंग बने हुए हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बल्क में खरीद कर डिस्काउंट में बेचने से प्रॉफिट कैसे होगा और सारी चीजें किस तरीके से होती होगी। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज के बारे में बता देता हूं जिसके ऊपर डीमार्ट ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और उसको सक्सेसफुल बनाने में ये स्ट्रेटजीज ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। जिसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है मिनिमम एक्सपेंडिचर। देखिए दोस्तों किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमको खर्चे करने पड़ते हैं जिनको एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो खर्चे होते हैं ये हम हमारे प्रॉफिट में से ही कम करते हैं। मान लीजिए आपको जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से आप अपने खर्चे निकालते हैं और उसके बाद में जो एक्चुअल में अमाउंट बचता है वो उसको कहा जाता है आपका नेट प्रॉफिट। अब दोस्तों आपके एक्सपेंडिचर जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका नेट प्रॉफिट कम होगा। तो इस चीज को राधाकृष्ण दामानी जी बहुत ही अच्छे से समझते थे, इसीलिए दोस्तों उन्होंने मिनिमम एक्सपेंडिचर पे काम करना शुरू किया। अगर दोस्तों आप किसी भी डीमार्ट के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने इंटीरियर पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया है, उन्होंने बहुत ही सिंपल सा इंटीरियर रखा है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिंपल सा कलर किया हुआ है और साथ ही साथ में उनकी जो रेक है वो भी ऐसे ही रखी हुई है। इसके अलावा कस्टमर्स के बैठने के लिए कोई सोफा नहीं है, कोई चेयर नहीं है। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिलिंग काउंटर होते हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ज्यादा बिलिंग काउंटर रखेंगे तो हर एक बिलिंग काउंटर के ऊपर एक एम्प्लॉय रहेगा जो बिलिंग का काम करेगा। तो दोस्तों जितने कम
कम बिलिंग काउंटर होंगे उतने ही कम एम्प्लॉइज को रखना पड़ेगा और उतना ही कम खर्चा होने वाला है। अब दोस्तों कस्टमर्स को बल्क में डिस्काउंट मिल रहा है तो थोड़ा लाइन में वेट कर सकते हैं बिलिंग करवाने के लिए। तो दोस्तों डीमार्ट ने मिनिमम एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। दूसरा, ऑल प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। देखिए दोस्तों डीमार्ट आने से पहले जब भी कस्टमर को कोई सामान खरीदना होता था तो उनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। जैसे ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए उनको किराने की दुकान में जाना पड़ता था, और अगर स्टेशनरी का सामान खरीदना है तो स्टेशनरी की दुकान में जाना पड़ता था, कॉस्मेटिक का सामान खरीदना है तो कॉस्मेटिक की दुकान में जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों डीमार्ट के आने के बाद में कस्टमर को एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डीमार्ट के आने से पहले बिग बाजार भी तो अवेलेबल था तो कस्टमर वहां पे भी जाते होंगे, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कस्टमर को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बिग बाजार जो था उसके अंदर डिस्काउंट तो मिलता था लेकिन बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता था। तो कस्टमर्स को क्या लगता था कि 1-2 रुपए या 4 रुपए बचाने के लिए बिग बाजार जाने से अच्छा हम हमारे आसपास के किराने की दुकान से या स्टेशनरी की दुकान से या फिर कॉस्मेटिक की दुकान से सामान खरीद लेते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि बिग बाजार तो था, मतलब और दूसरे सुपरमार्केट थे, फिर भी लोगों को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में जब से डीमार्ट आ चुका है सारी चीजें कस्टमर्स को एक ही जगह पे मिल जाती है, वो भी जबरदस्त डिस्काउंट के साथ। तो दोस्तों आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि पूरा प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे पूरा घर का सामान खरीदना है, मैं फ्राइडे को जाऊंगा, सारा सामान रिक्शे में डालूंगा और उसके बाद में यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। हो सकता है रिक्शे वाला 100 या 150 रुपए ले ले, लेकिन मुझे सारे प्रोडक्ट्स पे इतना अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा कि 100-150 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों आज के टाइम में डीमार्ट के अंदर सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती है। ये भी एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी जिसके कारण डीमार्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। तीसरा, स्लॉटिंग फीस। अब दोस्तों हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता कि स्लॉटिंग फीस क्या होता है, तो उनको मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों डीमार्ट के अंदर जो भी सेल्फ रखे होते हैं, जो भी रैक रखे होते हैं, उनके ऊपर जो भी सामान होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वहीं पे नहीं रखा होता है। उस सामान को रखने के लिए भी ब्रांड को पैसे पे करने पड़ते हैं। और दोस्तों जो ब्रांड सबसे ज्यादा पैसे पे करता है उसका सामान कस्टमर के आई साइड पे रखा जाता है। आपने देखा होगा जो भी डीमार्ट का सेल्फ होता है उसके अंदर 3 लेयर्स होती है। तो सबसे ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर एकदम नीचे होता है। जो सबसे कम पैसा पे करता है उसका नीचे होता है, और जो थोड़ा उससे ज्यादा पैसा पे करता है उसका मिडल में होता है, और जो सबसे ज्यादा पैसे पे करता है उसका कस्टमर के आई साइड पे रहता है। तो दोस्तों डीमार्ट ब्रांड से स्लॉटिंग फीस लेता है और उस फीस को कलेक्ट करके कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो स्ट्रैटेजी है ये उन्होंने वॉलमार्ट से कॉपी की हुई है, क्योंकि वॉलमार्ट भी अपने सेल्फ के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को रखने के लिए ब्रांड से स्लॉटिंग फीस लेता है, और वही स्लॉटिंग फीस का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर डीमार्ट भी लेकर आया। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ब्रांड सच में स्लॉटिंग फीस पे करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा डीमार्ट के अंदर पब्लिक का फुटफॉल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है कि हर ब्रांड चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के आई साइड पे रहे ताकि जल्दी से जल्दी उसके प्रोडक्ट बिक जाए। इसके अलावा दोस्तों डीमार्ट गारंटी भी देता है कि डीमार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो 30 दिन के अंदर बिक जाते हैं। इसीलिए दोस्तों बड़े बड़े ब्रांड्स हंसते हंसते उनको स्लॉटिंग फीस पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो ब्रांड जितना ज्यादा पैसा देता है उसको उतना ही ज्यादा फायदा भी होता है। चौथा, स्मार्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखिए दोस्तों डीमार्ट वही प्रोडक्ट्स को रखता है जो जल्दी खराब नहीं होते और साथ ही साथ में जल्दी बिक जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि डीमार्ट के जो आउटलेट होते हैं उसके अंदर फल या सब्जियां बिकती होंगी, क्योंकि दोस्तों फल और सब्जियां ऐसी चीज होती है जो जल्दी खराब हो जाती है और साथ ही साथ में उनको मैनेज करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों डीमार्ट फल और सब्जियां नहीं बेचता है, पर दोस्तों वो ऐसे प्रोडक्ट रखता है जो दूसरे सुपरमार्केट और साथ ही साथ में छोटे छोटे दुकान वाले रखने से डरते हैं। देखिए दोस्तों जो भी पैक्ड आइटम होते हैं, मतलब जो बिस्किट्स होते हैं या फिर चिप्स होते हैं, उनके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। देखिए दोस्तों जो भी छोटी छोटी दुकान वाले होते हैं या छोटे छोटे सुपरमार्केट वाले होते हैं उनके पास स्पेस बहुत ही कम होता है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो अपने दुकान के अंदर ऐसे प्रोडक्ट रखे जिसके अंदर उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन मिले। क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसे प्रोडक्ट रखेंगे जिसके अंदर कम प्रॉफिट मार्जिन होता है तो उनकी दुकान का जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका नुकसान क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर उनके पास जाता है और बोलता है मुझे इस ब्रांड का सामान चाहिए, तो अक्सर उनके पास वो ब्रांड का सामान अवेलेबल नहीं होता और उसके बाद में मजबूरन कस्टमर को दूसरे ब्रांड का सामान खरीदना पड़ता है, और उसके बाद में कस्टमर को लगता है कि यार उसको जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल नहीं पाती और वो नेक्स्ट टाइम उस सुपरमार्केट में या उस दुकान में जाना पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों डीमार्ट इसका उल्टा करता है। डीमार्ट क्या करता है, वो सारे प्रोडक्ट्स रखना पसंद करता है जो कस्टमर की नीड है और कस्टमर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों कस्टमर अगर एक प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके साथ साथ वो 2-4 प्रोडक्ट और भी खरीद लेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट के अंदर आपको हर वैरायटी के आपको बिस्किट मिल जाएंगे, इसके साथ साथ में आपको चिप्स मिल जाएगी और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और स्पेस भी ज्यादा घेरते हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड है इसलिए वो प्रोडक्ट आपको डीमार्ट में देखने को मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा वो बहुत ही स्मार्टली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं बेचने के लिए, ये भी उनकी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। अब दोस्तों ये जो चारों स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई ये इसीलिए काम कर पाती है क्योंकि इनका मेन जो बिजनेस मंत्र है वो एग्जिस्ट करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बल्क में खरीदो डिस्काउंट में बेचो। दोस्तों आप खुद जानते होंगे किसी भी चीज को अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डीमार्ट भी यही चीज करता है, वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान
खरीदता है और उसके बाद में डिस्काउंट प्राइस में कस्टमर्स को दे देता है। इससे विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। अब विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबके लिए फायदा होता है। जो मैन्युफैक्चरर सामान बना रहा है उसको भी फायदा होता है, कस्टमर को भी फायदा होता है और साथ ही साथ में डीमार्ट को भी फायदा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर की। देखिए, डीमार्ट मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि मैं तुझे बल्क में ऑर्डर दूंगा लेकिन मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए। इसके साथ साथ में मैं तुझे जल्दी पेमेंट करूंगा, मुझे और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट में जो दूसरे सुपरमार्केट्स हैं वो एक बार मैन्युफैक्चरर से माल लेने के बाद में 30 दिन का क्रेडिट पीरियड लेते हैं, मतलब अगले 30 दिन के अंदर उसको पेमेंट रिलीज करते हैं। लेकिन डीमार्ट क्या करता है, 7 दिन के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरर को पेमेंट रिलीज कर देता है। तो इससे मैन्युफैक्चरर को फायदा क्या होता है कि उसको पैसा जल्दी मिल जाता है, उससे वो और रॉ मटेरियल खरीद पाता है, उससे वो और माल बना पाता है और मार्केट में बेच पाता है। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, मैन्युफैक्चरर की जो रोलिंग का साइकिल होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाता है। इसके अलावा डीमार्ट ने डिस्काउंटेड प्राइस में किसी भी चीज को खरीदा, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया और उसके बाद में कस्टमर को बेच दिया। इसके अलावा दोस्तों, कस्टमर को भी अच्छे खासे डिस्काउंट में सामान मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, सबको फायदा होता है इस बिजनेस मॉडल के अंदर। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो छोटे छोटे सुपरमार्केट वाले होते हैं या जो छोटी छोटी दुकान वाले होते हैं वो तो डीमार्ट के साथ कभी कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए डीमार्ट ने किसी मैन्युफैक्चरर से कोई माल खरीदा और पर पीस के हिसाब से उसको पड़ रहा है 90 रुपए में, तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर वही सामान छोटे छोटे दुकान वालों को या सुपरमार्केट वाले को 105 रुपए में बेचे। अब दोस्तों जरा सोचिए, जो सामान बल्क में खरीदने की वजह से डीमार्ट को मिल गया 90 रुपए में, तो वो अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके भी बेचता है तो आसानी से वो बेच सकता है 100 रुपए में या फिर 105 रुपए में। लेकिन दोस्तों अब जरा सोचिए, जो दुकान वाला जिसको सामान ही 105 में मिला है, तो क्या वो 105 रुपए में बेच पाएगा या फिर 100 रुपए में बेच पाएगा? आंसर इज नो। तो दोस्तों इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर डीमार्ट में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बल्क में डिस्काउंट मिल जाता है और डीमार्ट के साथ कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स है वो तो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिग बाजार तो बड़ा प्लेयर था, वो कॉम्पीट कैसे नहीं कर पाया? इसके अलावा रिलायंस का जो रिटेल है वो भी बड़ा प्लेयर है, वो कैसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है? वो लोग भी अगर इस बिजनेस मॉडल पे काम करें तो वो भी कस्टमर को अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकते हैं और उनको भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मान लीजिए डीमार्ट के 200 स्टोर है और बिग बाजार के 1000 स्टोर है और रिलायंस रिटेल के 2000 स्टोर है। तो दोस्तों डीमार्ट के जो 200 स्टोर हैं उनमें मैक्सिमम स्टोर ऐसे हैं जो कंपनी के खुद के हैं, उनको रेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनका जो रेंट का जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन दोस्तों बिग बाजार के जो स्टोर्स थे वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लेसेस पे थे जहां पे रेंट पे करना पड़ता है। इसके अलावा रिलायंस के भी जो ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स ऐसे थे जिसके अंदर रेंट पे करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों बिग बाजार और रिलायंस कम प्रॉफिट मार्जिन में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन डीमार्ट कर सकता है क्योंकि उनका जो स्टोर है वो खुद का है और उनको किसी को रेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपने पहले स्टोर से ही इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल पे काम करना शुरू किया और आज के टाइम में इनके लगभग 250 से भी ज्यादा स्टोर्स है जिसके अंदर ये इजीली मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर बिग बाजार को 1000 स्टोर के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है या फिर रिलायंस रिटेल को 2000 स्टोर्स के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो डीमार्ट को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। और दोस्तों डीमार्ट का शेयर 600 पॉइंट से शेयर मार्केट में शुरू हुआ था और आज के टाइम में 3438 पॉइंट पे अप ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा कस्टमर्स इनके आउटलेट पे जाते हैं उतना ही माल बिकता है, जितना ज्यादा माल बिकता है उतना ज्यादा प्रॉफिट ये बनाते हैं और उतना ही असर इनके शेयर पे भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में एक चीज देखने वाली होगी, कोविड-19 के बाद मैक्सिमम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं और आप खुद जानते होंगे आज के टाइम में मार्केट में ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ऑनलाइन ही डिलीवरी प्रोवाइड कर देती है। इसीलिए शायद डीमार्ट ने भी डीमार्ट रेडी को लॉन्च किया। अब लोग क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन से सामान खरीद सकते हैं और उसके बाद में अपने आसपास के नियरेस्ट जो भी डीमार्ट रेडी होगा वहां से सामान को पिकअप कर सकते हैं या फिर नॉमिनल अमाउंट पे करके डिलीवरी अपने घर पे मंगा सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो डीमार्ट रेडी का कॉन्सेप्ट है ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ही कम स्टेट में अवेलेबल है। डीमार्ट अपना पूरा फोकस ऑफलाइन मार्केट में कर रहा है, लेकिन देखने वाली चीज ये होगी कि ऑनलाइन मार्केट से जो कंपटीशन मिलने वाला है उसमें वो कैसे सर्वाइव करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नई कहानी के साथ।